नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां सबसे पहले बात होगी खरी खरी गडकरी की। राजनीति में जहां नेता हर बात को संभल कर कहते हैं, सीधे नहीं बोलते हैं तो बाद में ये जरूर कहते हैं कि अरे मेरी बात का गलत मतलब आपने निकाल लिया। जहां मुख्यमंत्री मंत्री अपनी कमियों को स्वीकार बिल्कुल नहीं करते, वहां केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की साफगोई वाला सत्य प्रसारण संसदीय लोकतंत्र में मजबूती के लिए कैसे दस्तक देता है, सबसे पहले आप ये देखिए। राजनेताओं की दुखती नब्ज को दबाती बात क्यों कह बैठे गडकरी? जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। केंद्रीय मंत्री ने नेताओं की महत्वाकांक्षा वाली रग कैसे पकड़ ली? मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। क्या झटके से बदले जाते मुख्यमंत्रियों की टीस नितिन गडकरी ने महसूस की? जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो क्या वो सच सिर्फ नितिन गडकरी बोलते हैं जो दूसरे नेता देखना नहीं चाहते? गांव में जाने के लिए रोड नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, स्कूल की हालत ऐसी है कि अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग है नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं, तीनों है तो पढ़ाई नहीं। जो मुख्यमंत्री मंत्री भी नहीं कबूलते, वो नितिन गडकरी कैसे कह पाते हैं? अस्पताल की हालत ऐसी होती है कि ये कभी डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं। क्यों गडकरी को कहना पड़ा फेल हुआ तो एक्सपोज करो? मैं भी सांसद होने के नाते इसमें कैसे मंत्री होने के नाते फेल हुआ ये भी आपको बताना चाहूंगा, और आप इसमें सबको एक्सपोज करने का काम करिए। क्या व्यवस्था की नाकामी को स्वीकारने का साहस एक मंत्री के पास ही है? जो व्यवस्था काम नहीं करती उसको उखाड़ के फेंक दो, ये कहने में मैं संकोच नहीं करता। विकास में रोड़ा बनते ढीलों को गडकरी की खरी खरी। अगर कहीं कोई ढीला डाला आया तो मैं उसको ठोके बिना तो छोड़ता ही नहीं हूँ। संसदीय लोकतंत्र में जनता के हाथों चुने गए प्रतिनिधियों से जनता की अपेक्षाओं के मुद्दे पर देश में कहीं भी अगर कोई बातचीत, चर्चा, विमर्श हो, खासकर सरकारी, तो उसके 100% नीरस होने की गारंटी है। लेकिन जब राजस्थान में इसी मुद्दे पर विधानसभा के भीतर सेमिनार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोलने खड़े हुए, तो खरी खरी वो बात कही जो मानो देश के तमाम नेताओं की कमजोर नब्ज हो। पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है। किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अगलो हटा दो, सब समस्या है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है? एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो गडकरी ने मुख्यमंत्री वाली लाइन किसके लिए कही ये तो नहीं बताया, लेकिन एक सच ये भी है कि बीजेपी के 3 राज्यों में 6 महीने के भीतर 4 मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा हो गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और तीरथ सिंह से पुष्कर धामी तक उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का पद रिले रेस के बैटन की तरह बदला गया। फिर कर्नाटक में सेट चल रहे सीएम येदियुरप्पा आउट हुए और बोम्मई की बम हुई। फिर गुजरात में सारे सूत्रों के पेच ढीले करके चौंकाते हुए पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बन गए। सोशल मीडिया में चर्चा होने लगी कि सरकारी नौकरी ही कर लो, मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलते देर नहीं लगती।
जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं, वो चीज सुप्रीम कोर्ट में मैं आता हूँ बात। वैसे जिस राजस्थान विधानसभा में खड़े होकर गडकरी संसदीय लोकतंत्र के प्रहरियों यानी विधायक मंत्रियों के दुखी होने की चर्चा कर रहे थे, वहां शासन करती कांग्रेस के नेताओं का भी दुख कम नहीं। राजस्थान में सचिन पायलट, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव सीएम बनने की दौड़ दिल्ली तक दौड़ते हैं लेकिन खाली हाथ रह जाते हैं। सब अच्छा होगा। और दुख तो गुजरात में सीएम की कुर्सी देखते रह गए नितिन पटेल की आंखों से भी छलक आया होगा दोबारा अगर उन्होंने नितिन गडकरी की बात सुन ली होगी। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। संसदीय लोकतंत्र के सेमिनार में दूसरी बात खरी खरी गडकरी ने उन नेताओं के लिए कही जो पहले पार्टी को अपना परिवार मानते हैं और फिर मौका देखकर दूसरी पार्टी को परिवार बनाकर अपना भविष्य नियोजित कर देते हैं। मैं अपनी विचारधारा को कभी नहीं छोड़ूंगा, शायद जो भी होगा सो होगा। अब सवाल ये होता है कि अपनी मूलभूत बातों को हम छोड़े या ना छोड़े। पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला है वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी विचारधारा है, जो भी संगठन है और जिस पर इसका क्रम चलते हैं उसके साथ हमारी ऑनेस्टी होनी चाहिए। गडकरी जी अब क्या बताएं, देश में नेताओं की ईमानदारी चाइनीज आइटम जैसी हो गई है। तभी तो 2014 से 2021 के दौरान कांग्रेस के 222 उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, जिसमें से कांग्रेस के 177 सांसद और विधायक हैं। 7 साल में बीजेपी से भी 111 उम्मीदवार और 33 सांसद विधायक अलग होकर दूसरी पार्टी में गए। 7 वर्षों के दौरान मायावती की पार्टी बीएसपी के 153 उम्मीदवार और 20 सांसद विधायक अलग होकर दूसरे दल में चले गए। 2014 से समाजवादी पार्टी से 60 उम्मीदवार और 18 सांसद विधायक अलग हो चुके हैं। इसी तरह 31 उम्मीदवारों और 26 सांसद विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस का भी साथ छोड़ा है। और फिर इसके बाद तीसरी खरी खरी गडकरी की उस राजनीतिक चलन पर रही जहां योग्यता नहीं बल्कि कृपा पर बड़े बड़े पदों को लुटा दिया जाता है। शरद जोशी की कविता के साथ नितिन गडकरी के बोल सुनिए। जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। नितिन गडकरी तो बोल दिए, लेकिन सवाल ये कि क्या इन्हें सुनकर बदलाव की शुरुआत संसदीय लोकतंत्र में होगी या फिर सेमिनार खत्म और बात खत्म। आज तक ब्यूरो। ऐसे हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जैसा कोई नहीं, कौन इतनी खरी खरी बोल पाता है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी हैं कि कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, कब चले जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। और नितिन गडकरी के इस बयान को गुजरात से जोड़कर लोग देखने लगे। गुजरात, जहां मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विजय रूपाणी की बेटी राधिका रूपाणी ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी और लिखा, मेरे पापा ने हमेशा पर्सनल काम से ज्यादा प्रदेश के काम को तवज्जो दी। गुजराती में लिखी पोस्ट में बेटी राधिका ने कहा कि पापा विजय रूपाणी बचपन में कहीं अगर हम लोगों को घुमाने भी ले जाते थे तो वो किसी न किसी बीजेपी कार्यकर्ता का घर ही होता था। बेटी ने सवाल पूछते हुए लिखा कि क्या संवेदनशीलता और शालीनता नहीं रखनी चाहिए। अपने पिता की सरल छवि को लेकर बात करने वालों से विजय रूपाणी की बेटी ने यह भी पूछा कि समाज का हर तबका मिले, इसका मतलब क्या सॉफ्ट स्पोकन छवि हो जाता है? पूरे दिन मुंह फुलाकर घूमना क्या नेता की निशानी है? और बेटी का यह सवाल जरूर राजनीति में उठ रहा है कि क्या सरल स्वभाव रखना गुनाह? तो मुख्यमंत्री पद से हटे पिता के लिए बेटी की इस पोस्ट के बाद विजय रूपाणी ने अपना पहला इंटरव्यू आज तक को दिया। हाल ही में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता, सत्ता हमारे लिए सेवा का साधन है। सत्ता ही सिर्फ हमारा मिशन नहीं है। दूसरा, मैंने पार्टी को बताया कि संगठन में काम करने की मेरी ज़्यादा इच्छा है। मैं पहले से संगठन का काम कर रहा हूँ और आने वाले समय में नई ऊर्जा, नए वातावरण में नए आदमी को अगर ये जिम्मेवारी मिलेगी तो वो एक नया उसमें नए वातावरण में नया ऊर्जा दे सकते हैं। दूसरा,
5 साल मुझे दिया, 5 साल कम नहीं है। मैं आपके माध्यम से मोदी जी और अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे 5 साल का गुजरात की जनता का सेवा करने के लिए जो मौका दिया वो पर्याप्त है मेरे लिए। सर, इस्तीफा देने के लिए कब कहा गया? क्योंकि एकदम सडनली ये हो गया कि आप पहुंचे राजभवन, अचानक इस्तीफा हो गया, हर किसी के लिए ये सवाल था। एक्चुअली अगले रात को मुझे हाईकमांड ने बताया और मैंने दूसरे दिन दे दिया। सर, आपके लिए कहा जाता है कि आप काफी संवेदनशील है। आपकी बेटी ने भी ये कहा कि क्या संवेदनशील होना गुनाह है क्या राजनीति में? आप क्या कहेंगे कि आपकी संवेदनशीलता की वजह से ही आपको इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए मुझे इस्तीफा देना है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मेरी बिटिया ने जो पत्र में बताया है कि जो अलग अलग मीडिया में कि ये कारण ज्यादा संवेदनशील है इसलिए विजय भाई को इस्तीफा देना पड़ा, ऐसा जो लॉजिक और तर्क दे रहे हैं उसके खिलाफ उन्होंने ये बात बताई है। सर, अब बीजेपी में खुद को कहाँ देखते? कहीं संगठन में आपको जगह मिलेगी या फिर किस तरीके के होगा? एक्चुअली मेरी इच्छा है कि संगठन में मैं अपना ज्यादा काम करता रहूं, लेकिन पार्टी जो तय करेगी, मैं पार्टी के कार्यकर्ता सैनिक के नाते जो काम मुझे देंगी मैं करूंगा। सर, कहीं एक सवाल लोगों के मन में ये भी खड़ा होता है कि क्या आपके चेहरे पे पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी या जातीय समीकरण को ज्यादा महत्व दिया गया इसलिए पाटीदार मुख्यमंत्री को लिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया नहीं कि 5 साल मेरे लिए पर्याप्त थे और 5 साल में मैंने पार्टी ने मुझे जो मौका दिया, मैंने ही पार्टी को बताया था कि अब मुझे पूरी पर्याप्त समय मिला है और संगठन में काम करने के लिए मेरी इच्छा है। नए मुख्यमंत्री नई ऊर्जा के साथ नई विकास के ऊंचाई सर करें, इसके लिए उनको भी समय मिलना चाहिए, तो ये राइट टाइम है। सर, आपने कल बताया था कि आप अब भी सीएम, एक कॉमन मैन। मैं पहले भी सीएम था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। सीएम का मतलब कॉमन मैन, और जब मैं सीएम था तभी भी मेरा वर्तन व्यवहार कॉमन मैन जैसा ही था। आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। सर, गुजरात की राजनीति में देखने मिलेंगे या अब देश की राजनीति में आप देखने मिलेंगे? मैंने बताया था उस वक्त भी कि पार्टी जो जिम्मेवारी देगी मैं करूंगा। अगर बूथ, ये जो छोटा यूनिट रहता है हमारा, उसके भी जिम्मेवारी देंगे तो बूथ में ही काम करूंगा मैं। चलिए, ये थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी, जिनका कहना है कि अगर पार्टी उनको कहेगी कि बूथ लेवल पे काम करना है, यानी छोटे से छोटी जिम्मेदारी भी उनको दी जाएगी, तो वो जरूर करेंगे। कैमरामैन साजिद आलम के साथ गोपी घांगर, गांधीनगर, आज तक। एक भजन है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को डरे। तो जब बात होनी चाहिए कि शिक्षा का सीधे रोजगार देने लायक संबंध कैसे स्थापित किया जाए, तब बात राम भरोसे की हो रही है। मध्य प्रदेश सुर्खियों में आया है। बीए फर्स्ट ईयर में रामचरितमानस और इंजीनियरिंग के छात्रों को राम सेतु का पाठ सिलेबस में जोड़कर पढ़ाने का फैसला लेकर। राम भजन सुखदाई, भजो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। 9 साल पहले संतों के बीच भजन गाते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और फिर 10 साल बाद वही भजन दोहराते मुख्यमंत्री। राम भजन करते हुए आप जीवन में शांति और सत्ता का सुख तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वालों के सिलेबस में श्री रामचरितमानस और श्री राम आते हैं। मध्य प्रदेश में बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन नाम से सिलेबस तैयार किया गया। इसका 100 नंबर का पेपर होगा। ग्रेजुएशन के छात्रों को पहले साल रामचरितमानस पढ़ाने के पीछे मकसद ये बताया गया कि इससे पढ़ाई के बाद छात्र संतुलित नेतृत्व क्षमता और मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित करने योग्य बनेंगे। साथ में लिखा गया कि जीवन मूल्यों को भी छात्र जान सकेंगे, जिसकी समाज में आज जरूरत है, और छात्र तनाव प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में प्रेरक कुशल वक्ता बन जाएंगे। हरे राम राम राम, राम हरे
बीए के छात्र रामचरितमानस के मानवतावादी दृष्टिकोण सीखेंगे तो मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग के पहले साल के छात्रों को राम सेतु के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्यों? यह हमने उच्च शिक्षा मंत्री से मध्य प्रदेश के पूछा है। राम सेतु भगवान राम के द्वारा निर्मित है, जिसको नासा ने भी कहा है कि हाँ ये आदम निर्मित है, व्यक्ति निर्मित है, इसलिए उसके ऐसे कई प्रमाण है जिनके आधार पर उस रचना को सीखने की जरूरत है। प्राचीन ज्ञान से कुछ अर्जित करके आगे बढ़ते हैं तो गलत कुछ नहीं है। देश में सरकारी रिपोर्ट ही जब बताती है कि बेरोजगारों में सबसे बड़ा हिस्सा 17% के साथ ग्रेजुएट पास युवाओं का है, जब देश में 14% डिप्लोमाधारी नौकरी नहीं पाते और 13% पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान भी रोजगार के लिए परेशान हैं, तब मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग करते समर और भव्य सक्सेना जैसे हजारों छात्रों के सवाल का जवाब भी सरकार को सोचना चाहिए। मैं फाइनल का स्टूडेंट हूँ, मेरी डिग्री खत्म होने के बाद मैं जॉब कर सकूँ, उसके बारे में, प्लेसमेंट के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, परंतु उसके बारे में सरकार नहीं सोच के सिर्फ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एड ऑन कर रही है। मैं ग्रंथ बचपन से पढ़ता आया हूँ, मैं खुद एक हिंदू हूँ, मुझे गर्व है कि मेरे ग्रंथों को जोड़ा जा रहा है, पर मैं खुद ये समझ नहीं पा रहा हूँ इन ग्रंथ से पढ़ने से मुझे क्या फायदा होगा। टेक्निकल स्टूडेंटों को जब नौकरी नहीं मिल रही है, टेक्निकल स्टूडेंट रोजगार मांग रहा है अपना, टेक्निकल स्टूडेंट जो मतलब जिस आदमी को मतलब कुछ बिल्डिंग वगैरह का काम रहता है, वो आदमी MPV में नौकरी कर रहा है, चपड़ासी की नौकरी कर रहा है। इससे पहले डॉक्टरी की पढ़ाई में मध्य प्रदेश में मेडिकल छात्रों को संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और जनसंघ के संस्थापकों में रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और जीवन गाथा को सिलेबस में जोड़ा गया। अब रामचरितमानस का पाठ ग्रेजुएशन में मध्य प्रदेश में आया तो सियासत होने लगी। रामायण और महाभारत के साथ ये पुराण, बाइबल और गीता को भी जोड़ देते तो लगता है कि इनकी नीयत साफ है, तो इनकी नीयत तो खराब है। भारत में अगर भगवान राम का नाम नहीं आएगा तो किसी और देश में आएगा, पाकिस्तान में आएगा क्या? सिलेबस पर सियासत से जुड़ा मध्य प्रदेश वही राज्य है जहां तमाम डिग्रियां लेने के बावजूद हजारों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने में वर्षों से लटकाया जा रहा है। सवाल इंजीनियरिंग और दूसरी पढ़ाई में रामायण महाभारत के पाठ जोड़ने का नहीं, सवाल है शिक्षा को रोजगार के लायक बनाने का। जहां आज भी 17% ग्रेजुएट बेरोजगार रह जाते हैं, जहां आज भी इंजीनियरिंग करने के बाद डिग्री को इस योग्य नहीं माना जाता कि छात्रों को समय पर नौकरी मिल जाए, दस्तक देता सवाल यही है कि जरूरी क्या है, पढ़ाई में रामायण महाभारत का पाठ जोड़ना या फिर पढ़ाई को नौकरी के योग्य बनाकर रोजगार की गारंटी देना। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। व्हाट्सएप संदेश आया आज कि हमारे देश में अब भी कस्टमर केयर से बात करिए तो हिंदी के लिए 2 दबाएं का विकल्प दे दिया जाता है। यह व्यंग्य है हिंदी के प्रति सोच को लेकर। तो आज हिंदी दिवस है और तब भोपाल में बने हिंदी विश्वविद्यालय को स्थायी शिक्षक भी नहीं दिए गए। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, हार नहीं। हिंदी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब बोलते तो संसद भी सुनती, देश भी और दुनिया भी। लेकिन उन्हीं पूर्व प्रधानमंत्री की भव्य प्रतिमा के साथ भोपाल में बना यह अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय देखिए। जब 14 सितंबर को दुनिया भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है, तब हिंदी दिवस के मौके पर भोपाल के हिंदी विश्वविद्यालय की कहानी देखनी जरूरी है, क्योंकि भोपाल में बने इसी हिंदी विश्वविद्यालय में 2016 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी तरह से हिंदी में करानी शुरू तो की गई, लेकिन हिंदी करने वाली राजनीति शिक्षक तक नहीं दे पाई। हिंदी में इंजीनियरिंग पढ़ाने का सपना हिंदी विश्वविद्यालय में बंद हो गया। कुछ तकनीकी समस्या रहती हैं, उसके लिए जो हमको अनुमति भी लेना पड़ता है और शिक्षकों की कमी के कारण कुछ ऐसी तकनीकी समस्या आई हैं जिसके कारण बंद करना पड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर समर्पित इस हिंदी विश्वविद्यालय में 2 हॉस्टल बने, 3000 से ज्यादा छात्र भी पढ़ने आते हैं। शिक्षण के लिए 3 विंग हैं, 18 फ्लैट हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में 27 विभाग के भीतर कोर्स भले 115 चलते हो, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ 29 टीचर हैं, वो भी स्थायी नहीं, संविदा वाले, यानी मेहमान भरोसे है देश में बना हिंदी विश्वविद्यालय।
अभी 105 पाठ्यक्रम के लगभग हमारे विश्वविद्यालय में है। 200 के करीब थे, परंतु किन्हीं कारणों से छात्र संख्या कम होने के कारण वो नियमित नियुक्तियां शिक्षकों की नहीं होने के कारण कुछ समस्या आई, तो कुछ पाठ्यक्रमों को बंद करना पड़ा है। जो नियुक्तियां हैं तो कुछ आरक्षण और कुछ तकनीकी कारणों से नहीं हो पाई हैं, परंतु हम उसमें प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही उसका विज्ञापन करने जा रहे हैं। अब आप सोचिए, हिंदी दिवस पर तमाम सरकारी समारोह करने वाली व्यवस्था हिंदी के प्रति कितनी जिम्मेदार है। जहां हिंदी के सम्मान में अटल जी के नाम पर हिंदी विश्वविद्यालय खोला तो, लेकिन पढ़ाने के लिए पक्के टीचर नहीं दे पाए। 10 साल पहले मध्य प्रदेश में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लिखा है कि उसका मकसद ऐसी युवा पीढ़ी को बनाना है जहां युवा विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ रोजगार भी पाए। अब लोकप्रिय फैसले लेकर सरकार ने वाहवाही तो खूब लूटी, लेकिन इसी सरकारी व्यवस्था ने हिंदी विश्वविद्यालय को मेहमान शिक्षकों के भरोसे छोड़कर पूरे मकसद को ही खारिज कर दिया है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में। गुजरात का सौराष्ट्र एक ऐसा इलाका जहां आमतौर पर बहुत कम बारिश होती है, लेकिन इस बार सितंबर के महीने में गुजरात के सौराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। सौराष्ट्र के जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर में 24 घंटे के अंदर इतनी बारिश हो गई कि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, बाढ़ आ गई। अब सवाल ये कि गुजरात का जो इलाका सूखा क्षेत्र कहा जाता है, वो 24 घंटे में वहां पानी ही पानी कैसे हो गया? आखिर सौराष्ट्र में अगस्त के मुकाबले इस महीने 4 गुना से ज्यादा बारिश कैसे हो रही है? क्यों हो रही है? इसका कारण क्या है? गुजरात जल प्रलय का सामना कर रहा है। ऐसी तबाही झेल रहा है जिसे सिर्फ जल प्रलय ही नाम दिया जा सकता है। गुजरात में नदियां और डैम उफान पर हैं। शहरों की सड़कों पर गाड़ियां खिलौने की तरह बह रही हैं। हजारों जिंदगियों पर बनाई है, जिन्हें बचाने के लिए वायुसेना और नौसेना से लेकर एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। गुजरात में बारिश से जो हालात बने हैं, उसे संभालना स्थानीय प्रशासन के बस के बाहर हो गया है। गुजरात में हो रही बारिश का सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र इलाके में हो रहा है, जिसके जामनगर, पोरबंदर, राजकोट और जूनागढ़ का हाल बेहाल है। गुजरात पर क्या गुजर रही है, उसे समझने के लिए सबसे पहले आप जूनागढ़ चलिए। गुजरात के जूनागढ़ में आपको चारों तरफ पानी दिखेगा। नदी नाले हो या फिर सड़क, आपको फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। आप जूनागढ़ की तस्वीर देखिए, जिसके नीचे बहता पानी लोगों को डरा रहा है। जूनागढ़ में बांध से छोड़ा गया पानी शहरों में घुस रहा है और हादसे की वजह बन रहा है। ये कार देखिए, जो पुल के नीचे पानी का शिकार बनी। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर बताने के लिए काफी है कि गुजरात में हालात कितने बेकाबू हो रहे हैं। कार से निकलता पानी बता रहा है कि ये गाड़ी पानी में पूरी तरह से डूब चुकी थी, जिसे क्रेन के सहारे निकाला गया। इस कार को निकालने के लिए राहत और बचाव टीम का एक सदस्य इस पुल के नीचे गया, जिसने कार को क्रेन की रस्सी से बांधा, तब जाकर ये बाहर निकल सकी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कार में कौन बैठा था, ये कार कैसे पुल के नीचे गिरी, तो अब उसका जवाब सुनिए। यह हादसा जूनागढ़ के आनंदपुर मेकी में हुआ, जहां इस कार को चलाने वाला ड्राइवर डैम के पुल से गुजर रहा था। तभी अचानक ऐसा सैलाब आया कि ड्राइवर पुल के ऊपर ही कार छोड़कर चला गया। उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। गुजरात में सितंबर के पहले 15 दिनों में पिछले महीने के मुकाबले तकरीबन 4 गुना बारिश हो चुकी है। गुजरात में पिछले महीने 65.3 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि सितंबर के आधे महीने के अंदर ही 219.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है।
इसी का नतीजा है कि जूनागढ़ की सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। जूनागढ़ में गाड़ियां फिर भी सड़कों पर चल रही हैं, लेकिन राजकोट में तो गाड़ियां अचानक आए पानी में बुरी तरह फंस गई हैं। ये राजकोट की रेया सड़क है जो बारिश के बाद नदी बन गई। बारिश का पानी इतनी तेजी से बहने लगा कि गाड़ियां खिलौने की तरह बहने लगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सफेद रंग की ये वैगनार किसी तरह से पानी के बहाव के खिलाफ खड़ी हुई है, लेकिन काले रंग की कार बहते हुए पीछे आती है। कुछ ही मिनट बाद ये सफेद रंग की गाड़ी दूसरी कार के साथ बहकर दूर चली जाती है। राजकोट में सड़कों पर भरे पानी में अच्छी खासी गाड़ियों ने दम तोड़ दिया। ये देखिए, अब राजकोट की रिहायशी बस्ती का भी वीडियो देख लीजिए, जहां पूरी बस्ती सैलाब का शिकार हो गई। ऐसे में मूसलाधार बारिश के दौरान ही यहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। छोटे छोटे नाले जो कॉरपोरेशन ने ढो दिए हैं, तो उसकी वजह से ये नाले सब दब गए हैं और उसका पानी जगह नहीं मिलने से हमारे घर में घुस आया है। तो ज्यों कहती हूँ, हम जान बचाने के लिए हमने फर्स्ट फ्लोर पे अपने आश्रय ले लिया है, लेकिन पानी बहुत घर में घुस आए हैं। बहुत जगह पे अभी राजकोट में लगातार 22 घंटे से बारिश शुरू है और बहुत सारे इलाकों में पानी घुस चुका है। हमारे घर में भी पानी घुस चुका था, लेकिन अभी हम लोग ऊंची जगह पे आ गए, सभी सेफ है, अभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, बाइक और सब अभी और डूब गया है। राजकोट की इस हालत के लिए तेज बारिश के अलावा यहाँ का न्यारी बांध भी जिम्मेदार है, जिससे छोड़ा जा रहा पानी खेतों गांव से होता हुआ शहर के निचले इलाकों को डुबो रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र में हालात आगे भी बने रह सकते हैं, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जामनगर में विद्या और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने हाल ही में गुजरात में अपना मुख्यमंत्री बदला है। ऐसे में भूपेंद्र पटेल की यह पहली परीक्षा है। मुख्यमंत्री भी आज बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जामनगर पहुंचे। लोगों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। गुजरात में बारिश का सबसे ज्यादा कहर उसके जामनगर जिले पर टूटा है, जहां अचानक आए पानी ने लोगों को बंधक बना लिया। गुजरात में बाढ़ और बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। वहीं सड़कों पर पानी का बहाव इतनी तेज है कि उसे पार करना करीब करीब नामुमकिन है। जामनगर में रिहायशी इलाका पूरी तरह पानी की चपेट में है और लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को इस सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। ये देखिए, एनडीआरएफ का ये बचाव कर्मी कैसे इस महिला को सीढ़ी पर सरकते हुए सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। ऐसा इसीलिए करना पड़ा क्योंकि आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है और बचने का यही रास्ता है। लेकिन ये काम कितना कठिन है, उसे आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। एनडीआरएफ के इस कर्मचारी को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ा, जो रस्सी को पकड़कर अपने काम को अंजाम दे रहा है। लेकिन जिस सीढ़ी के सहारे ये सारा राहत और बचाव का काम किया गया, उसे लगाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को अपनी जान पर खेलकर इस घर के अंदर तैरकर जाना पड़ा। ये देखिए, एक बार घर के अंदर पहुंचने पर इस सीढ़ी को लगाया गया। इस तरह दो घरों के बीच एक अस्थायी पुल बनाया गया, जिसने बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाई। भारी बारिश से जामनगर के 18 में से 17 बांध 24 घंटे के अंदर ही उफरने लगे। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सोमवार को 24 घंटे के अंदर जामनगर, कालापन, जाम जोधपुर में 25 इंच पानी बरस गया। वहीं राजकोट में 13 इंच और जूनागढ़ में 18 इंच बारिश हुई। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद एनडीआरएफ की 15 टीमों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया। एनडीआरएफ के अलावा एयरफोर्स और नेवी भी राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। आपके सामने ऐसे ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन का जबरदस्त वीडियो है। ये काफी वायरल हुआ। ये जामनगर के नागेश्वर इलाके के खेड़ियार मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां 4 लोग फंस गए थे। चारों तरफ सैलाब होने से प्रशासन की लोगों तक पहुंचने की कोशिश बेकार साबित हो रही थी। वक्त निकलता जा रहा था।
ऐसे में कुछ भी हो सकता था, इसीलिए वायुसेना ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन करके सभी को बचा लिया। ये देखिए कैसे एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और उसने देखते ही देखते लोगों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर की लाइट भी जली हुई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान नहीं था, लेकिन देवदूत बनकर आए एयरफोर्स के जवानों ने इन 4 लोगों को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। खुद जामनगर के कलेक्टर ने इस वीडियो को ट्वीट किया और लिखा कि 4 लोगों की जान बचाने पर जिला टीम को खुशी हो रही है। जामनगर के हालात को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री सीधे बाढ़ प्रभावित जिले पहुंचे और उन्होंने जामनगर के धुआव गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस वक्त हम धुआव गांव में हैं। ये जामनगर का वो इलाका है जहां पर कि पानी काफी ज्यादा भर गया था और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस समय यहां पर आए हैं, लोगों से खुद चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी मदद वो देना सरकार की तरफ से दे सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। जामनगर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे होगा, जिसके बाद राहत पैकेज को लेकर चर्चा होगी। પશુધનને પણ ખૂબ મોટું નુકસાન અનિયમિત થયું છે। ખેતીની સાથે સાથે એનો પણ સર્વે કરવાનું કીધું છે। એનો પણ સર્વે થઈને આવશે એટલે એની પણ જે સરકારી રીતે જે મદદ પહોંચાડવાની છે એ પહોંચાડીશું। गुजरात के जामनगर में सामान्य से ज्यादा बारिश ने पूरे इलाके को काट दिया है। ये राजकोट जामनगर मेन हाईवे की तस्वीर है, जिस पर आप बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी को देख सकते हैं। जामनगर राजकोट का हाईवे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की वजह से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। सोमवार को राजकोट में जो तेज बरसात हुई थी उसकी वजह से ये जो आप नदी देख रहे हैं ये इस वजह से है क्योंकि राजकोट में जो बरसात हुई उसका पानी जो आजी डैम है वो उसमें ज्यादा भरा और उसके बाद ये वहां पे गेट्स खोल दिए गए और इसकी वजह से आसपास के जो इलाके हैं उसमें काफी ज्यादा यहाँ पे पानी भर गया। ये आप जो ब्रिज देख रहे हैं ये तकरीबन 20-25 साल पुराना बताया जाता है और कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल क्योंकि इसके ऊपर 10 फीट का पानी था और वो सारा क्योंकि इसके काफी ज्यादा फोर्स से बह रहा था तो ट्रैफिक तो रोक दिया गया था, लेकिन अब इसके हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं और इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलहाल यहाँ पर ग्राम रक्षक दल, ये जो आप देख रहे हैं खाकी वर्दी में, ये सब ग्राम रक्षक दल के लोग हैं जो यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। तो ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजरे। लेकिन पानी ने सिर्फ जामनगर के लोगों की मुसीबत खड़ी नहीं की है, पोरबंदर भी इसके निशाने पर है, जहाँ पानी ने चुपचाप लोगों के घरों को घेर कर उन्हें चौंका दिया। पोरबंदर का ये ऐसा ही घर है जिसके चारों तरफ पानी है और घर की पहली मंजिल तकरीबन डूब चुकी है। जब इस घर में फंसे लोग हिम्मत हारने लगे तो देवदूत के रूप में एनडीआरएफ की टीम पहुंची और उसने मकान की छत पर फंसे इन 4 लोगों को बचा लिया, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। सोचिए अगर एनडीआरएफ के जवान इस सैलाब को चीरते हुए इस घर तक नहीं पहुंचते और रस्सी और ट्यूब और अपनी ट्रेनिंग के दम पर इन 4 लोगों को नहीं बचाते तो इन लोगों का क्या होता। लेकिन एनडीआरएफ की टीम लगातार अपने फर्ज को पूरा कर रही है। बाढ़ से बेहाल गुजरात को लेकर मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अमरेली के मछुआरों को समुद्र में न जाने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ स्थानीय प्रशासन ने 600 मछुआरों को वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। जामनगर से विद्या और गोपी गहंगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात का जूनागढ़ भी बाढ़ प्रभावित है। यहाँ भी कई परिवार बारिश के पानी में फंस गए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है और ऐसी एक टीम ने 24 घंटे से फंसे एक परिवार को बचाया। जूनागढ़ के सांतालपुर गांव के खेत में एक परिवार पानी में फंस गया था। इसमें 4 छोटे छोटे बच्चे थे। एनडीआरएफ की टीम ने बोट से इस परिवार की जान बचाई। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।